हाईजैकिंग, आप हाईजैकर कहता है हु एवर अनलॉफुली, अनलॉफुली आर बाई यूज आर शो ऑफ फोर्स, क्या करता है, या तो वो फोर्स को इस्तेमाल करता है या फोर्स को शो करता है, फोर्स इस्तेमाल करता है या सिर्फ शो करता है। बाई थ्रेड आर एनी ऑफ एनी काइंड, सीज एक्सरसाइज कंट्रोल ऑफ एयरक्राफ्ट इज सेट टू कमिट हाईजैकिंग। ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि उसने हाईजैकिंग किया है। कोई पर्सन अगर अनलॉफुली या इस्तेमाल करता है या फोर्स इस्तेमाल करता है, अनलॉफुली या फोर्स इस्तेमाल करता है या दिखाता है, ठीक है, या शो करता है, और या कोई दूसरे किसी डर की वजह, डर से कोई एयरक्राफ्ट को सीज कर लेता है, अपने कंट्रोल में ले आता है, ठीक है, तो ये समझा जाएगा कि उसने हाईजैकिंग की है। ये सीज जो है ना, ये कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो उसका हम कहते हैं पोजेशन, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो तो उसका उसको लिखते हैं सीज, कि वो अपने कब्जे में ले लेना, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सीज है और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पोजेशन इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। आ गया जी आपका पुनिशमेंट, के हुएवर कमिट। अब यहाँ पे देखें कि जो 401 कमिट करता है, 402 एक जो कोई कमिट करता है, या फिर 402 की कॉन्स्पायरेसी करता है, कमिट करता है या कॉन्स्पायरेसी करता है, ठीक है, और अटेम्प्ट टू कमिट और abet the commission of hijacking, hijacking shall be punished with imprisonment, with punished with death or imprisonment for life, or shall be liable to forfeiture of property or fine। यहाँ पे वही बताया गया कि अगर कोई कमीशन करता है हाईजैकिंग की, कॉन्स्पेरेसी करता है हाईजैकिंग की, या फिर अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट की भी वही सजा है, हाईजैकिंग की अटेम्प्ट की भी वही सजा है, या कोई अबेटमेंट करता है हाईजैकिंग की तो उनको डेथ, लाइफ, या फिर उसको फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब हाईजैकिंग, जो जहाज को ही हाईजैक कर लिया तो वही प्रॉपर्टी को वो कोर्ट जो है फोरफीट कर सकती है, और साथ फाइन भी लाजमी लगाएगी, फाइन भी लाजमी लगाएगी। आगे है जी आपका कोई मतलब इन हाईजैकर्स को कोई अगर पनाह देता है, ठीक है, तो उनको भी सजा दी जाएगी, जो कि डेथ, लाइफ या फाइन लाजमी होगा। आ गया जी आपका 403, 403 डिसनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, डिसनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। कहता है हुएवर डिसनेस्टली, हुएवर डिसनेस्टली, जी सैरिश आरिफ साहबा, डिसनेस्टली की डेफिनेशन क्या है, क्या कहती है डिसनेस्टली? नासिर साहब। जी सर, मेरा माइक नहीं म्यूट हो रहा था, सॉरी सर। डिसऑनेस्टली से मुराद है कि किसी पर्सन का रॉन्गफुल, एक पर्सन का रॉन्गफुल लॉस करना और दूसरा पर्सन जो है उससे रॉन्गफुल गेन करे, तो ये डिसऑनेस्ट की तारीफ में आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, यही कुछ है कि डिसनेस्टली एक्ट डन टू wrongful gain to one person and or wrongful loss to another person is called एक्ट डन विद डिसऑनेस्टली। ठीक हो गया, कि एक शख्स को आप रॉन्गफुल गेन देना और एक पर्सन को रॉन्गफुल लॉस देना, तो ये क्या है, डिसऑनेस्टली होगा। कहता है हु एवर डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट और कन्वर्ट, मिस अप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है टू हिज ओन यूज मूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच may extend to 2 years। अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्टली कोई प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट करता है, खुद बुर्द करता है, या अपने इस्तेमाल में ले आता है, ठीक है, अपने इस्तेमाल में ले आता है, तो उसको 2 साल तक सजा होगी या फाइन होगा या दोनों होंगे।
यहाँ पे लिस्टेशन पढ़ते हैं। कहता है जिनके माइक ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ कर दें। ये आप अपने माइक ऑफ रखा करें। चलें जी। कहता है ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जी आउट ऑफ पोजेशन जीज पोजेशन इन गुड फेथ, believing that at the time when he takes it, the property belong to himself, is not guilty of theft। ठीक है, नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट। अब देखें कि नासिर साहब और आपका दूसरा जो है अयाज साहब, ये दोनों एक साथ बैठे हैं। ठीक है, तो नासिर साहब ने अयाज साहब का मोबाइल ले लिया। अब उनको नहीं पता था कि ये अयाज साहब का है या मेरा है, उन्होंने अपना मोबाइल समझ के जेब में रख लिया। तो ये चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुड फेथ में, गुड फेथ की डेफिनेशन पीछे हमने पढ़ा है, एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। ड्यू केयर एंड अटेंशन, अगर आप ड्यू केयर एंड अटेंशन से जो एक्ट करते हैं वो आपका गुड फेथ में होता है। कि वो अपना मोबाइल समझ के जेब में रख लेते हैं तो ये चोरी नहीं है। बट इफ ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक dishonestly appropriate the property to his own use is guilty of offense। यहाँ पे फिर नासिर साहब क्या है कि नासिर साहब ने मोबाइल वही जेब में अपना, वो मतलब उनको बाद में पता चल जाएगी ये मोबाइल तो अजाज साहब का है। ठीक है, तो वही मोबाइल उन्हें अपने जेब में रखा, उन्होंने अजाज साहब को वापस नहीं किया और अपने इस्तेमाल में ले आए। तो ये क्या किया उन्होंने, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। क्या किया, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। अगर आपको कोई चीज़ एक उठा लेते हैं, आपको पता नहीं चलता, तो वो आपने कोई ऑफेंस नहीं की, आपने गुड फेथ में किया। अगर आपको पता चल जाता है और फिर भी वापस नहीं करते तो ये ऑफेंस है। आगे एक और इलस्ट्रेशन बताता है आपकी कि A being friendly terms with Z goes to Z's library in Z's absence, take away a book without Z's consent. Mere if A was under the impression of that he had implied consent to the book of for the purpose to the book for the purpose of reading. A has committed A has not committed theft। ये 2 दिन पहले नासिर तुफैल साहब भी इसी चीज को कह के रहे थे कि ये चोरी नहीं है। ठीक है, इसी लिस्टेशन पे कह रहे थे कि उनके पास इम्प्लाइड कंसेंट थी तो उन्होंने कोई थेफ्ट कमिट नहीं की। ठीक है, आगे वो कहता है कि बट इफ ए हैज आफ्टरवर्ड सेल द बुक फॉर हिज ओन बेनिफिट ही इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। कि आप मतलब हम चले जाते हैं, मैं अपने दोस्त के पास चला जाता हूँ, उनकी लाइब्रेरी से मैं बुक लेके आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा दोस्त है, मुझे नहीं रोकेगा, कभी भी नहीं रोकेगा। तो उसकी मौजूदगी में बुक लेके आता हूँ तो ये मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि इम्प्लाइड कंसेंट होती है। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं वही बुक सेल कर दूं, मैं वही बुक सेल कर दूं या किसी और को दे दूं, डिस्पोज ऑफ कर दूं, तो वो ऑफेंस होगी इस एक्ट के तहत। ठीक हो गया। आगे कहता है ए डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन फॉर द टाइम ओनली इज ए मिस अप्रोप्रिएशन विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कि फॉर द टाइम बीइंग भी करते हैं तो वो भी आपका 403 लग जाएगा आपको। फॉर द टाइम बीइंग, सपोज के आपको एक पर्स मिलता है। ठीक है, एक पर्स मिलता है, आपको पता चल जाता है कि ये पर्स मुझे मिला है, इसमें 10,000 है और 10,000 ये हैं, नासिर साहब को पर्स मिलता है। ठीक है, और उनको पता चल जाता है कि ये जो पर्स है ये मेरा नहीं है, ये पर्स है एयाज साहब का और इसमें 10,000 है। ठीक है, नासिर साहब कहते हैं चलो जी 10,000 मैं अभी इस्तेमाल कर लेता हूँ, महीने बाद मैं नासिर साहब को दे दूंगा, अभी मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन की है नासिर साहब ने, क्योंकि उनकी इंटेंशन है कि मैं वापस कर दूंगा,
लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर वो करते हैं तो वो भी ऑफेंस है, वो भी ऑफेंस है। ठीक है। ये इसकी पहली इलस्ट्रेशन इससे रिलेटेड ही है, पहली इलस्ट्रेशन इससे रिलेटेड है। कहता है ए फाइंड गवर्नमेंट प्रोवनी नोट नॉट बिलोंगिंग टू जी bearing a blank endorsement, a knowing that the note belongs to z, pledge it with banker as security for loan, intending the at the future times to restore to z, a has committed offense under this act, under this section। कहता है कि ए को जो है एक प्रोमी नोट मिलता है जिस पे वो प्रोमी नोट मिलता है जो कि वो प्रोमी नोट असल में जी के नाम का होता है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लिखा होता जी का। ठीक है। ए को जो पता चल जाता है कि ये जी प्रोमी नोट मिस्टर जी का होगा। ठीक हो गया। अब उसको पता है कि जी ये प्रोमी नोट जी का होगा, उसको पता होने के बावजूद भी वो प्रोमी नोट को कर देता है, प्लाज रख देता है और उससे लोन ले लेता है या उसको इन्वेस्ट कर लेता है बैंक में। ठीक हो गया। कहता है कि चलें जी बाद में फ्यूचर में कुछ मुझे मुनाफा मिल जाएगा तो मैं ये इसके जो प्रोमी नोट के कोई 5,000 है या 10,000 का प्रोमी नोट है वो मैं 10,000 वापस कर दूंगा। तो यहाँ पे भी उसने ऑफेंस कमिट की है। ठीक है। उन्होंने ये भी ऑफेंस कमिट किया है, चाहे वो उसकी नीयत है कि बाद में रिटर्न कर दूंगा लेकिन वो वक्ती तौर पे वो रखता है, तो वो भी उसने ऑफेंस कमिट किया है। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़ दें। एक्सप्लेनेशन 1 मैडम ये कहता है कि अगर कुछ देर के लिए किसी की प्रॉपर्टी आप अपने इस्तेमाल में ले आते हैं तो वो भी आप मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं, मतलब कि अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए। जी सर। ठीक है। अपने फायदे के लिए। मैडम आपको आपको एक सपोज के आपको कोई चीज मिलती है, आपको पता है कि ये चीज मैडम सैरिश की है। ठीक है। ये जी मैडम सैरिश की है। ठीक है। आप कहती हैं कि चलें जी मैं कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ, हफ्ते बाद में मैडम सैरिश को वापस कर दूंगी। तो आप कुछ देर के लिए जो इस्तेमाल करती हैं वो भी आप क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन करती हैं। आप 403 जी की सर। ऑफेंडर है। ठीक है। आपको सजा होगी 404 के तहत। ठीक हो गया। ये कुछ देर के लिए जो करते हैं वो भी एक ऑफेंस है। ठीक हो गया। आ गया जी जी सर। एक्सप्लेनेशन 2। ये एक्सप्लेनेशन वो पूछ सकता है, एक्सप्लेनेशन वो पूछ सकता है। एक्सप्लेनेशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। वो एक्सप्लेनेशन पूछेगा या फिर आपसे कोई इलिस्ट्रेशन दे देगा। सीधे सीधे क्वेश्चन अब नहीं आते, सीधे सीधे अब क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते। आगे कहता है जी आपका एक्सप्लेनेशन 2 कहता है ए पर्सन फाइंड अ प्रॉपर्टी, a person find a property not in possession of any person and take such property for the purpose of protecting it or restoring it to the owner, does not take it misappropriatory or does not take or misappropriate it dishonestly is not guilty of offense। ठीक हो गया। यहाँ तक आप समझें कि मैडम नसरीन साहबा आपको जी रास्ते से मोबाइल मिला है या आपको रास्ते से एक पर्स मिलता है। ठीक है। आपने जी पर्स उठाया, आपने कहा चलें जी मैं ये जो पर्स है ये मैं इसको अपने पास रखती हूँ, ऐसे कि हुई किसी के हाथ लग जाएगा तो वो ऊपर नीचे कर देगा। मैं इसको अपने पास रखती हूँ और मैं ये वापस कर दूंगी, मैं ये अपना इस्तेमाल में नहीं ले जाती। ठीक है। ये इसमें जो भी पैसे हैं मैं अपने इस्तेमाल में नहीं लेती। सपोज के पर्स में 10,000 रुपया है, मैं ये पर्स को अपने पास रखती हूँ और मैं जो पर्सन मुझे ओनर मिलेगा मैं उसको दे दूंगी। यहाँ तक अगर यही आपकी इंटेंशन है, नीयत है, तो आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। ठीक है। जी सपोज के रास्ते में जी आपको मोबाइल मिलता है, आप उसको प्रोटेक्शन के लिए कि हो सकता है और कोई इसी के हाथ लग जाए और वापस ना करे, आप मोबाइल ले लेती हैं और कहती हैं कि मैंने वापस कर देना है जिसको जो अगर मुझे कोई मालिक मिल गया तो आपने जी कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। ये यहाँ तक है। ठीक हो गया।
ये जनरल जी रूल है। ये जनरल रूल यही है कि कोई प्रॉपर्टी आपको मिलती है, आप गुड फेथ में उसको ले लेते हैं, आपकी इंटेंशन ये होती है कि मैंने इसको वापस कर देना है, मैंने इस चीज़ की तहफ़्फ़ुज़ करना है, इस चीज़ को केयर करनी है, इस चीज़ की ड्यू केयर करनी है, इसको मैं अपने इस्तेमाल में नहीं ले आना, तो ये आपने कोई ऑफेंस नहीं की। आगे क्या कहता है? आगे कहता है बट, लेकिन, बट ही इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस अबाउ डिफाइंड, ऊपर वाले इफ गिल्टी में आ जाता है इफ ही मिस अप्रोप्रिएट टू हिज ओन यूज। अगर वो पर्स में से आप 10,000 में से 2,000 4,000 या 10,000 इस्तेमाल कर लेती हैं तो वो आप गिल्टी हो जाती हैं 403 की। या फिर जी वो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आप अपने इस्तेमाल में ले आती हैं तो आप पे वो ऑफेंस लग जाती है 403 की। आगे कहता है, क्या कहता है? कहता है व्हेन ही नो और ही हैज मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ओनर और बिफोर ही हैज रीजनेबल जवाब आ रहे हैं। to discover or give the notice to the owner has kept the property a reasonable notice or time to owner to claim it। यहाँ पे एक और बात करता है कि आपने तो चीज ली थी कि मैं वापस कर दूंगी, ठीक हो गया, आपने कोई ऑफेंस नहीं जी की, बाद में वही प्रॉपर्टी आप अपने इस्तेमाल में लेते हैं तो आप ऑफेंस करती हैं, वो आपको ऑफेंस लग जाएगी। या फिर आगे कहता है कि अगर आपको मतलब आपके पास जराए हैं कि आपको मालिक का पता चल सकता है, सपोज के मोबाइल है तो उसमें लिखा हुआ है माई नंबर के नाम से, आप कांटेक्ट नहीं करती तो वो आपने ऑफेंस की है। या आपको पर्स मिला है, पर्स के अंदर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है, उसके अंदर एक डायरी भी है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है, आपके पास रीजनेबल मींस हैं डिस्कवर करने के ओनर कौन है। रीजनेबल मींस क्या कि आपको पर्स मिला है 10,000 उसकी पर्स के अंदर है और उसमें उसका शनाख्ती कार्ड है, उसके शनाख्ती कार्ड के साथ एक डायरी है, उसमें उसका अपना नंबर लिखा हुआ है, उसके बाप का नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये मींस हैं डिस्कवर करने के उस पर्सन को। अब इन मींस के बावजूद भी आप उनसे कांटेक्ट नहीं करती तो आप ऑफेंस कमिट करती हैं 403 की, ठीक है। या फिर आगे कहते हैं आर ही हैड रीजनेबल मींस टू गिव एंड नोटिस, ठीक है। सपोज कि जी आपको मोबाइल मिलता है, मोबाइल के बाद आप घर लेके जाती हैं तो बाद में आपको मस्जिद में ऐलान हो जाता है कि जी ये मेरे फलां बंदे का फलां ऐसा ऐसा मोबाइल गुम हुआ है, किसके पास है तो वो दे दे, तो ये आपके पास रीजनेबल नोटिस मिल जाता है, ठीक है। या आपके जी आपकी गली में, आपके टाउन में, आपके सिटी में वो एक नोटिस लगा देते हैं कि जी कल फलां बंदे का पर्स चोरी हुआ है या ये मोबाइल चोरी हुआ है, ये स्पेक्स हैं, जिसको मिला है वो काइंडली इस कांटेक्ट पे इस फ़ोन नंबर पे रब्ता करे। आपको वो नोटिस मिल जाता है फिर भी आप उनसे रब्ता नहीं करती तो आप गिल्टी हैं 403 की, ठीक है, आप जी गिल्टी सर हैं 403 की। आगे कहता है और हैज kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it, ठीक है। आगे वो कहता है कि आप उतनी देर उसको प्रॉपर्टी को रखते हैं जितनी देर वो मतलब ओनर को पता ही नहीं चलता, तो वो आप भी एक ऑफेंस करती हैं। एक्सप्लेनेशन में सिंपली यही बताया गया कि आप एक प्रॉपर्टी लेती हैं और आपकी इंटेंशन होती है कि मैं वापस कर दूंगी, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी आप अपने इस्तेमाल में लेती हैं तो वो ऑफेंस है। या फिर आपके पास मीन्स टू डिस्कवर दी ओनर हैं, मतलब ओनर को डिस्कवर करने के आपके पास जराए हैं, मीन्स हैं, फिर भी आप उसको डिस्कवर नहीं करती तो वो आप ऑफेंस कमिट करती हैं। आपकी कौन सी ऑफेंस कमिट करती हैं कि 403 की। या फिर आपको नोटिस मिल जाता है, ऐलान हो जाता है कि ये फलां चीज़ के पर्स गुम हुआ है, फलां बंदे का ये मोबाइल चोरी हुआ है, ठीक है, तो गुम हुआ है, तो आपको पता भी चल जाता है कि फलां बंदे का है। सपोज कि आपको पर्स मिला है, आपको पता चल गया है कि ये पर्स मैडम सैरिश का है, आपको रीजनेबल नोटिस मिल गया है, या उसके पर्स के अंदर मैडम सैरिश का फ़ोन नंबर है और आईडी कार्ड नंबर है, फिर भी आप उनसे रब्ता नहीं करती तो आप ये ऑफेंस कमिट करती हैं 403 की। जी सर आ गई है समझ? जी जी सर चलें, वेरी गुड। ये साथ साथ नोट्स बना लिया करें, ये साथ साथ लिख लिया करें, तो मेरा ख्याल है कि दोबारा आपको खुद भी पढ़ने या किसी के से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। जी सर मैं लिखती हूँ साथ साथ सारा इन डिटेल। वेरी गुड, वेरी गुड।
चलें जी, आगे कहता है व्हाट आर द मीन्स और व्हाट आर द रीजनेबल टाइम इन सच केस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को हमेशा आप एविडेंस से प्रूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को हमेशा आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को एविडेंस से प्रूव करते हैं, वो आपको आपके एविडेंस देते हैं ऑन ओथ, जो एविडेंस देते हैं, ठीक हो गया, वो आप एविडेंस पे प्रूव करते हैं, एक बात। उसके बाद वो कहते हैं कि एवरी केस हैज देयर ओन सर्कमस्टांसेस और एवरी केस हैज देयर ओन फैक्ट्स। हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, ठीक हो गया। आगे एक और बात कहता है इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो हु इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। ये जरूरी नहीं है कि सपोज के पर्स मिला है मैडम नसरीन साहबा को, तो वो लाजमी वो पर्स के अंदर आईडी कार्ड है मैडम सैरिश साहबा का, तो ये जरूरी नहीं है कि मैडम नसरीन साहबा जानती हूँ सैरिश को, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। जो चीज़ आपको मिली है ये जरूरी नहीं है कि आप असल मालिक को जानते हो, ये कोई जरूरी नहीं है, अननोन की चीज भी हो सकती है। आगे कहता है कि आर दैट एनी पार्टिकुलर पर्सन इज द ओनर ऑफ इट, या ये भी जरूरी नहीं है कि ये फलां पर्सन इसका मालिक हो सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। इट इज सफिशिएंट, ये जरूरी ये काफी है। इफ एट द टाइम ऑफ अप्रोप्रिएटिंग इट ही डज नॉट बिलीव दैट टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी, ठीक है। इट इज सफिशिएंट, इट इज sufficient if at the time of appropriating it does not believe that his own property and good believe that he is faith believes that the real owner cannot be found, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप असल मालिक को जानते हो, या आपको ये जरूरी नहीं है कि आप जानते हो कि ये फलां बंदा इसका मालिक हो सकता है। अभी ये मैडम को नहीं पता कि ये सैरिश कौन है, या फिर ये इनको ये नहीं पता कि ये पर्स जो है मैडम सैरिश का हो सकता है, ठीक है। ये इतनी काफ़ी है कि वो असल मालिक को ही डज नॉट बिलीव टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी, ये इसके लिए इतनी ज़रूरी है कि वो बिलीव करे कि ये पर्स मेरा नहीं है, ये मोबाइल मेरा नहीं है, या फिर इन गुड फेथ ही बिलीव दी, इन गुड फेथ ये जानती हो कि ये पता नहीं ये किस मोबाइल किस ये इसका असल मालिक कौन हो सकता है। सपोज के उसके इनको एक पर्स मिला है, ठीक है, पर्स के अंदर 10,000 है और कोई चीज़ है ही नहीं, और कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब जानती हो कि किसका है, या उसके मतलब अब इसको कैसे पता चलेगा, ये लास्ट लाइन इसमें फॉलो करेगी कि पर्स मिला है, ठीक है, और उस पर्स के अंदर 10,000 है और कुछ है ही नहीं, और पर्स भी मिला है इनको फिरोजपुर रोड से, जहाँ पे डेली मिलियंस ऑफ पीपल ट्रैवल करते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल। तो इस सूरत में अगर आप रख लेते हैं तो कोई ऑफेंस आप कमिट नहीं करते, इस सूरत में आप रख लेते हैं तो कोई ऑफेंस कमिट नहीं करते, ठीक हो गया। यहाँ ये था सर ये आपका दोबारा बताएगा? जी मैडम। सर ये दोबारा एक बारी ओए होए, अच्छा अच्छा, सर मैं बताऊं? जी मैडम आप बताएं। सर ये इसमें ये कह रहे हैं ना कि जरूरी नहीं है कि जो फाइंडर होता है उसको रियल ओनर का पता हो कि ये इसका पर्स है या इसका बैग है। ये चीजें काफी होती है कि सफिशिएंट, ये चीजें काफी होती है कि ये मेरा पर्स नहीं है, यानी कि जो फाइंडर है वो कहता है कि ये चीज मेरी नहीं है, और उसकी गुड फेथ होती है कि लाइक, सर इधर से थोड़ा सा बता दें, मुझे इधर से ही कंफ्यूज कर सर मैं बताती हूँ। जी मैडम। प्लीज। सर इसमें आपने बताया है कि उस बंदे के लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी फलां बंदे की है, मैं उसको जाके लौटा दूंगा, या हो सकता है ये प्रॉपर्टी जो है उस बंदे की हो। उसको ये भी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको ये पता होना चाहिए कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूँ। तो मतलब कि उसको बस इतना काफी है कि मैं इस प्रॉपर्टी का बंदा कोई हो सकता है। और वो कहता है कि वो प्रॉपर्टी उसको ऐसी जगह से मिली है कि जहां पे वो प्रॉपर्टी का मालिक दोबारा आके पूछ सकता है कि मतलब है कि ये मेरी यहाँ पे चीज घूमी है जनाब, मुझे आप वापस लौटा दे। जैसे
अब हम ऑफिस में अपने काम करते हैं तो हमें पता है कि हमारे कलीग कौन है, कितने हैं, लेकिन अब इतना तो नहीं पता कि ये पैसे किसके गिर गए हैं, किसका बटुआ गिर गया। लेकिन हमें इतना नॉलेज तो जरूर है ना कि जिसका भी गिरा है वो आके पूछ लेगा। लेकिन अब पब्लिक प्लेस पर हमें कोई चीज मिलती है, कोई बटुआ वगैरह मिलता है, तो रोड चल रहा है, चलते हुए रोड पे तो किसी का भी गिर सकता है। वहां से अगर हम वो प्रॉपर्टी लेके रख लेते हैं तो वो जुर्म नहीं है। लेकिन जहां पे हम अपना काम कर रहे हैं, रूटीन वर्क कर रहे हैं, वहां से कोई चीज लेकर चुरा लेते हैं, घर ले आते हैं, तो वो चोरी होगी। हाँ जी, बिल्कुल। चलें जी, आगे इसकी जो पनिशमेंट है वो हम देखते हैं। एक इलस्ट्रेशन में आपको बता देता हूँ, फिर आगे हम चलते हैं। कहता है ए फाइंड अ पर्स ऑन हाई रोड, फिरोजपुर रोड, ठीक है, नॉट नोइंग टू होम द रुपीज बिलोंग। अब मतलब पर्स मिला है, पता नहीं है किसका पर्स में तो नहीं ना लिखा होता है, एक बाबा जी की पिक्चर होती है बस, ठीक है। ए पिक अप द रुपी, ए हैज नॉट कमिटेड ऑफेंस, मतलब आप फिरोजपुर रोड से कोई ऑफेंस ले लेते हैं, पीछे आप मतलब पर्स मिलता है आपको, तो कोई पता नहीं है आपको कौन किसका है, तो आपने कोई ऑफेंस नहीं की। आगे कहता है ए फाइंड अ लेटर ऑन रोड कंटेनिंग अ बैंक नोट फ्रॉम द डायरेक्शन एंड कंटेंट द लेटर ही लर्न टू whom he belong, he appropriate the notes, a is guilty of दी ऑफेंस अंडर दिस। अब उनको एक पर्स मिला है, ठीक है, पर्स मिला, सॉरी, ये उनको एक लेटर मिला है रोड से, ठीक है, जो कि बैंक नोट है। क्या चीज़ है? उसमें बैंक नोट्स भी हैं, मतलब उसमें चेक हो सकता है या और कोई बैंक नोट, ठीक है, वो उसमें अ, वो उसके अंदर लेटर से पता चल जाता है कि ये जी यहाँ पे एड्रेस लिखा है, मैडम सैरिश डॉक्टर ऑफ फलां फलां, एड्रेस फलां 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 फलां, और नीचे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। फिर भी आप उस एड्रेस को इग्नोर करते हैं, उस पर रब्ता नहीं करते या कंटेक्ट नहीं करते या नहीं भेजते, तो आप गिल्टी हैं इस ऑफेंस के। ठीक हो गया जी। ये था आपका क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। यही क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन को लेके हम आगे चलेंगे तो हमारी आपकी वो हो जाएगा, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हम एक सीक्वेंस पे आ रहे हैं, आगे फिर आपको पता चलेगा कि ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या चीज़ है। आगे कहता है आपका डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, बिलोंग्स एट द टाइम ऑफ डेथ। सपोज कि आप किसी डिजीज पर्सन की प्रॉपर्टी को ऊपर नीचे करते हैं, खुद बोध करते हैं। सपोज कि एक बंदा की डेथ हुई है, उसका पास कैश पड़ा था, उसके पास कैश पड़ा था, 50,000 कैश पड़ा था। वो कैश आप अपने इस्तेमाल में लेते हैं और उसके लीगल हेयर्स को नहीं देते, लीगल हेयर्स को नहीं देते। पता नहीं चल रहा आज। उसके लीगल को नहीं देते तो आप ऑफेंस कमिट करते हैं 404 की। कहता है whoever dishonestly misappropriate or convert to his own use properly, knowing that such property use such proper use property, or knowing that such property was in possession of deceased person at the time of that person deceased। कहते आपके मतलब जो बंदा मुतवफ़ी है उसके पास 50,000 था, और आपको पता है कि ये 50,000 इस मुतवफ़ी का है, या इस मिस्टर ए का है जिसकी डेथ हो गई है, एंड हैज़ नॉट सिंस बीन इन द पोजेशन एनी पर्सन लीगली इंटाइटल टू सच पर्सन। अब वो 50,000 उनके बेटों को, उसकी बीवी को, या उसके जो लीगल इंटाइटल हैं उसको नहीं मिला, ठीक है। शैल बी पुनिश्ड, मतलब सिंपली वो कह रहा है कि एक बंदा जो कि डिसीज्ड है, उसके पोजेशन में कुछ प्रॉपर्टी थी, वो डेथ हो जाती है, और उसका पैसे जो 50,000 या कुछ भी थे, वो अगर उसके असल मालिक को नहीं देते, ठीक है, मतलब उसके जो लीगल इंटाइटल्स हैं उनको नहीं देते, वो आप मिस अप्रोप्रिएट करते हैं, तो आपको सजा दी जाएगी कितनी की, 3 years, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन भी होगा।
and if offender at the time of such person deceased was employed by a clerk or servant may be punished with 7 years. ठीक है, अगर यही काम उसका क्लर्क या सर्वेंट करता है तो आपको 7 साल सजा होगी। सपोज कि मिस्टर ए की डेथ होती है और उसके पास 50,000 थे, वो कोई बंदा जो फ्यूनरल में आता है या कोई भी पर्सन है उसके 50,000 वो अपने मिस अप्रोप्रिएट करते हैं तो उसको 3 साल सजा होगी। अगर उसका वो है सर्वेंट या उसका क्लर्क वो ऐसा कुछ करता है तो उसको 7 साल सजा होगी। आगे कहता है इलिस्ट्रेशन, कहता है जी डाइज इन पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी। अब मिस्टर जी की डेथ होती है तो उसके पास फर्नीचर और कुछ रकम होती है, ठीक है। हिज सर्वेंट ए बिफोर कम्स मनी कम्स इनटू द पर्सन, अच्छा, into possession any person entitled to such possession dishonestly misappropriated A has committed offense defined in this section। के जी की डेथ होती है, उसके पास फर्नीचर और कुछ मनी होती है, उसका जो सर्वेंट है वो फर्नीचर या वो मनी उसके बेटों को ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है, वो खुद मिस अप्रोप्रिएट कर लेता है, तो वो जो उसका नौकर है सर्वेंट है मिस्टर ए वो ऑफेंस करता है 404 की और उसको 7 साल सजा होगी, और उसको 7 साल सजा होगी। आ गया जी आपका 405। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो। सर मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी तो ये पूछना था, जो 402D है सर, सर इसमें क्या कहा गया, मतलब इसका क्या रेलेवेंसी बनती है यहाँ पे? कौन सी? 402D 402 डी डी, सारे डी डी मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास डी तो नहीं है सर, मेरे पास है। चले हाँ सर, उसमें ये है कि एक शख्स देखता है दूसरे शख्स को सर 40D है कि उसका जो है नई वो बुक पर्स में मिल आई जाता होगी है। मैडम। नहीं सर, ये 40D हाई जैकिंग का जो कह रहे हैं, मेजर एक्ट इसमें ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोट, जी सर, जी इसमें ये है कि गवर्नमेंट नोट टू इंटरफेयर इन sentences of rape notwithstanding anything contained in section 401, 402 or 402B. The provincial government shall not suspend, remit or commute any sentence passed under section 376 of the Pakistan Penal Code. तो वो भाई रेलिवेंसी पूछ रहे हैं कि इसकी क्या रेलिवेंसी बनती है हाईजैकिंग के साथ? हाँ जी मैडम, क्या बनती है? Notwithstanding. चला जी, इसमें मेरे पास भी है, इसमें तो यही बताया गया कि आपका जो 402D जो है ना, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनको माफ़ी नहीं दे सकती, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको उनकी सज़ा सस्पेंड या कम्यूट या रिमिट नहीं कर सकती, जो कि अगर 376 में पास हो जाती है, ठीक है। कि सपोज के अगर वो हाईजैकिंग के थ्रू के टाइम वो रेप भी करते हैं तो उनकी वो जो है वो सज़ा उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उनको माफ़ नहीं कर सकती, जो कि आपका पीछे अगर CRPC देखें, CRPC के 401 है सेक्शन, 402 है, वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी किसी की सज़ा कम्यूट, लिमिट या लिमिट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसकी पावर्स को ख़त्म किया गया है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको नहीं से माफ़ कर सकती, ये बताया गया।
ठीक हो सर गया? इसमें 401 402 का भी जिक्र है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, वो कहता है कि बेशक वो मतलब 402 नॉट स्टैंड एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 401 402 400B द प्रोविंशियल गवर्नमेंट shall not suspend, remit or commute any sentence passed under section 376 of पाकिस्तान पिनल कोड। ठीक है, वो ये जो वर्डिंग है, वर्डिंग से तो सीधा सीधा यही पता चल रहा है कि जो बावजूद इसके के 401 2 या 402B, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट 376 की सजा माफ नहीं कर सकती। लेकिन सर 401 402 402B में माफी का जिक्र नहीं हुआ कि मतलब वहां पे कर सकती है, लेकिन ये चले रेप केस हो तो इसको वहां पे इसको इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस। जी नासिर साहब, नासिर तुफैल साहब, क्या कहते हैं आप? यार साहब, आप क्या कहते हैं? यार साहब, चलें नासिर साहब, मैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके सर। चलें जी, यहाँ तक आपकी एक मीटिंग खत्म हो गई है, तो मैं नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, फिर हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ते हैं।